आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। इब्तदा हम करते हैं नैब थोड़ा सा खेल के। सबसे पहले लाहौर से एक मुख्तसर सी ख़बर है कि क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ, जिन्हें कल ज़मानत मनसूख होने पर फ़ौरन नैब वालों ने हिरासत में ले लिया था, आज नैब अदालत ने उन्हें 14 दिन के फ़िज़िकल रिमांड पे नैब के हवाले कर दिया है। इस दौरान मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक़ केस में एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शाहबाज और साहबजादी राबिया इमरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं, जबकि दूसरी साहबजादी जवेरिया अली को अदालत की हाज़िरी से मुस्तस्ना करार दे दिया है। अदालत ने कुल 20 अफराद को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामज़द किया है, जिसमें शहबाज शरीफ के अलावा उनके दो साहबजादे हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज, दो साहबजादियाँ और अहलिया शामिल हैं। इन 20 में से 4 सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। मगर नैब का जो सबसे दिलचस्प नोटिस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जारी हुआ मगर नहीं हुआ, कहाँ से आया किधर गया वो, उसके बारे में बातें क्या चेमे गोइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं। आपको शायद याद हो, चंद रोज़ पहले अखबारात में ख़बर शाया हुई थी कि नैब ने एक कॉल अप नोटिस जारी किया है मौलाना फजलुर रहमान और दीगर के ख़िलाफ़ करप्शन और आमदनी से ज़ायद असासे रखने पे इंक्वायरी के लिए। इस खबर के मुताबिक जो नोटिस था, उसमें मौलाना फजलुर रहमान को 1 अक्टूबर को दिन 11 बजे अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए नैब के हयाताबाद फ़ेज़ 5 दफ्तर में तलब किया गया था और अदम तामील की सूरत में शेड्यूल 2 नैब ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई से भी खबरदार किया गया था। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि उन्हें ताहाल ऐसा कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। नैब ज़राए कहते हैं कि ऐसा नोटिस तैयार ज़रूर है, मगर भेजा गया या नहीं भेजा गया, इस बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि इस नोटिस की खबर शाया होने के बाद मौलाना के करीबी साथी हैं मूसा खान, उनको नैब ने आमदनी से ज़ायद असासे जमा करने की इंक्वायरी के सिलसिले में हिरासत में ले लिया। मूसा खान के साहबजादे मोहम्मद तारिक मौलाना फजलुर रहमान के प्राइवेट सेक्रेटरी भी हैं। मूसा खान की हिरासत के ख़िलाफ़ डेरा इस्माइल ख़ान में एहतजाजी मुज़ाहरा भी हुआ, कई कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए। इस दौरान JUIF पेशावर की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा गया कि अगर मौलाना को नोटिस भेजा गया तो गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस और कोर कमांडर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। और कल JUIF का मजलिस शूरा का इजलास इसी सिलसिले में तलब किया गया है। मौलाना ने गुज़िश्ता रोज़ मूसा खान की गिरफ़्तारी के बाद मुमकिना पेशबंदी के तौर पे अपना लहजा गैर मामूली सख्त कर लिया। आम तौर पे ऐसा लहजा मौलाना का पहले शायद ही कभी देखा गया हो। ज़रा झलक सुनिए आप उसकी। मैं रियासत में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से और मुहतरम की हैसियत से ज़िंदा रहना चाहता हूँ और बखुदा बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग, बड़े बड़े रैंकों वालों से भी अपने आप को मुहतरम समझता हूँ। तो सीधे हो जाओ। तो हम तो पहले से सीधे हैं, और अगर बिगड़ोगे तो फिर अगर हम बिगड़ गए तो अफगानिस्तान में अमेरिका का क्या हशर हुआ, खुदा की कसम यहाँ तुम्हारा वही हशर हो जाएगा। अच्छा जी, ये जो गैर मामूली लहजा है, इसका मतलब है कि कोई सीरियसली खिचड़ी पक रही है और मौलाना को लग रहा है कि जिस तरह शरीफ फैमिली को घेरा गया है या जरदारी साहब की फैमिली को घेरा गया, अब मेरे गिरे गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है। लिहाजा उससे पहले प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, इसलिए कि मौलाना के बारे में मशहूर है कि उनके पास स्ट्रीट पावर बहरहाल दूसरी किसी भी सियासी जमात से इस वक्त ज़्यादा है। तुसी दसो तुसी। मेरा यही कहना है कि मौलाना ने, जैसे आपने कहा, प्रीएम्प्ट किया और जो उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की, नैब भी थोड़ा सा पीछे हटा है। जो कॉल अप नोटिस था वो 1 अक्टूबर का था, मगर अब नैब की वजाहत ये आई है कि मीडिया पर चलने वाली ख़बरें जो हैं
वो हमने भी देखी हैं। और अब जो है इंक्वायरी जारी है, और जब ज़रूरी समझेंगे मौलाना को उनका मौक़िफ़ मालूम करने के लिए जहमत देंगे। नैब की मज़े की बात यह कि 6 दिन पहले ज़राए करके ये ख़बर भी नैब ने चलवाई थी कि जनाब मौलाना साहब को नोटिस हो गया, और 1 अक्टूबर को, और उस पर प्रोग्राम भी हो गया कि मौलाना साहब का अब क्या होगा। और ये अब पता लगेगा हाँ। आमदनी से ज़ायद असासे रखने का क्या मतलब होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब मतलब मैं तो थोड़ा सा मुझे अफसोस आ रहा है, मतलब ये जरदारी साहब पे, हाँ, नवाज शरीफ पे, और शहबाज शरीफ पे, और शायद खाकान अब्बासी पे, और बड़ी लंबी लिस्ट है यार, क्योंकि उनके पास तो कोई तंजीम ही नहीं है, ना ही कोई डंडे हैं। डंडे होते तो शायद ये नौबत ना आती। शायद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो 3-4 केसेस थे, अब एक नया भी आ गया है कि वो मिनरल्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का उन्होंने जो है एक हेड जो है वो अपॉइंट किया था, तो उसके बारे में वो करें। अब वो कहते फिर रहे हैं कि भाई वो 6 साल से पहले भी वही थे, मैंने तो उनको एक्सटेंशन दी थी। लेकिन जाहिर है अब आप अच्छा, ज्यादा ऑब्वियस कर देते हैं यार, इतना ऑब्वियस कर देते हैं कि बंदा क्या कहे। मौलाना ने ये जो कहा कि जैसे अफगानिस्तान में अमरीकियों के साथ हुआ वैसा हम हमारे साथ कर सकते हैं। अच्छा, अब जाहिर है इसमें किसी का नाम तो लिया नहीं गया, लेकिन इससे आधी बात अगर कोई सियासी रहनुमा, ब्लॉगर या सहाफ़ी या आम शहरी के मुंह से निकल जाती, इस वक्त गिलगित से लांडी तक पर्चे 36 गद्दारी के पर्चे हो चुके होते, तो इसे कहते हैं टैका। कि आओ। असल में मौलाना साहब ने बड़े अरसे तक बी टीम का किरदार भी अदा किया, आपको पता है। मौलाना साहब ने भी कही है यार, ज्यादती मत करें। मौलाना साहब ने भी, अच्छा ठीक है। तो फिर जाहिर है MMA जिस तरह बनी, MMA का भी हिस्सा रहे। बाद में काजी साहब नादिम हुए, लेकिन मौलाना साहब कभी भी नादिम नहीं हुए। तो जब वो भी जानते हैं कि बढ़क मारेंगे तो कहाँ तक आवाज़ जाएगी, और जहाँ तक आवाज़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली नैब को कहा जाएगा। ये निरी बढ़क नहीं है, बढ़क के पीछे बंदे भी खड़े हैं। हाँ, मैं तो बंदे और डंडे भी, जी भाई वाला सीन चल रहा था यहाँ पे। बंदे तो हैं उनके पास। वाहिद मेरे ख्याल में इस वक्त अगर स्ट्रीट पावर है, क्योंकि नून और पीपल्स पार्टी शायद अभी कोई बड़ी रैली करने के पोजीशन में नहीं है, इसीलिए जो अपोजिशन ने भी 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसा रखा है, उसका मकसद यही है कि JUI का एक बड़ा होल्ड है बलूचिस्तान में, और साथ ही साथ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के भी लोग हैं। तो लीडर्स पीपल्स पार्टी और नून के वहाँ जाएंगे, और जो क्राउड होगा वो जमीयत उलमा इस्लाम और PK मैप का होगा। तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि मौलाना के वाहिद बड़ी पार्टी हैं जिनके पास अच्छी खासी पावर है, और जो शॉर्ट नोटिस पे बाहर भी आ सकते हैं, क्योंकि मदारिस हैं, और कोई ऐसा सैकड़ों मदारिस हैं, और वो एक कॉल मौलाना साहब देंगे तो किसी के लिए भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये तो बात है। और आखिरकार अगर कोई किसी फिल्म की लॉन्च हो रही हो और फिल्म के प्रीमियर हो, और उस दिन लोग ना पहुंचे, तो फिल्म तो फिर फ्लॉपी होती है ना। तो पहले शो में तो आपको फिर लंबे और खूनखार किस्म की तकरीरें तो चाहिए जो ये प्रोवाइड करेंगे। कॉल अप नोटिस है, टीजर है, फिल्म के ट्रेलर से पहले जो टीजर दिए जाते हैं ना कि ये है, लेकिन ये नहीं, तो पहले मुझे पता है। अब जाहिर कंफर्म तो नहीं है कि नोटिस भेजा गया है नहीं, इसलिए कि दोनों फरीक जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं। एक कह रहा है उन्होंने भेजा ही नहीं, दूसरा कह रहा है हमने मिला नहीं। लेकिन प्रीएम्प्टिव एहतियाती तदाबीर जाहिर है दोनों तरफ से हो रही हैं। मुझे वो याद आ रहा है, अगर नोटिस जारी हुआ और वापस ले लिया गया, और मौलाना का जो रवैया है उसके पेश नज़र, कि वो जो तो लतीफ़ा नहीं था कि जी वो बंदे ने जो है कोई ऐसी अजीब व गरीब बात की। कौन सा वाला? नहीं, वही था कि जो है ना अल्लाह ताला जो है वो उठा ले या कुछ ऐसा करे ना। हाँ, कि या अल्लाह मैनू मौत इस तो चंगा मैनू मौत दे दे, तो फरिश्ता आ गया। हाँ, या बिजली जोर की कड़की, और तो उसने कहा यार हुण बंदा घर विच नहीं कर सकता। मेरा हाल है नैब ने भी नोटिस इसीलिए वापस यार है भाई, आप तो सीरियस हो गए। अब क्या हम नोटिस टाइप करके रख भी नहीं सकते? मतलब क्या मतलब वो जैसे ड्राफ्ट फोल्डर नहीं होता ईमेल में, उसमें पता नहीं कितनी चीजें बंदा लिख लेता है यार। अब ये भी क्या बंदा ना करे? बिल्कुल सही बात। लेकिन बस ये है कि ज़राए को थोड़ा सा अगर रोक के रखे, एक आध दिन पहले कर ले, लेकिन नैब का जो स्टाइल है वो यही है कि पहले ही सर से पाँव तक आप अगले को लाद दें नोटिस से, ताकि जब वो आएंगे तो तब की तब देखी जाएगी। और बाद में जो हाई कोर्ट्स में होता है वो तो एक अलग ही कहानी है। और नैब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, मेरा ख्याल है आज तक मौलाना को नैब की तरफ से कोई नहीं, आज तक गया नहीं। बात बहुत हुई, इमरान खान ने खासी बात की
क्रिटिसाइज़ भी किया अपनी रैलीज़ के अंदर भी। वो जाहिर है वो लॉजिकल इसलिए था कि केपी में पहले मौलाना साहब की ख़ासे जो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत भी कर रहे थे और एक ख़ासा चंक था जो उनसे छीना गया। फिर मौलाना साहब की सबसे बड़ी जो अब तक हुआ कि वो पार्लियामेंट से बाहर हो गए सारे उसमें, तो मौलाना साहब को भी ज़ाहिर है पता है और मौलाना साहब आगे की तरफ देख रहे हैं। ज़ाहिर है जहाँ दीदा आदमी हैं समझते हैं और इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ से नोटिस जारी होते हैं और कहाँ से जो है डोरियाँ किसकी दुम किससे बंधी हुई। बिल्कुल किसकी और किसको रोकने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ता है। हाँ सही ये भी है, लेकिन फिर भी इस इन सारी चीज़ों के बावजूद आई मीन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा ना यार कि आज़ादी मार्च में तो थोड़ा सा हैंड हुआ था मौलाना। हाँ लेकिन फिर जितने भी मतलब वो मंझे हुए नहीं, हो लेकिन या आप जो उसके भी साथ हो, ये भी देखें गेम तो हुई कि थी। हैंड तो हुआ, उसके बावजूद उन्होंने तनहा तकरीबन 1.5 हफ्ता सस्टेन भी किया। बहुत बड़ी बात है। और फिर आकर अगर इस दफा सब होंगे साथ तो और फिर जो तभी तो अंदाजा हुआ कि स्ट्रीट पावर है। हाँ बिल्कुल। और फिर गफूर हैदरी साहब ने जो कि आके गुज़िश्ता हफ्ते जो कह दिया टीवी के ऊपर के जरा मुलाकात हुई थी और ये कहा गया था कि नून लीग को, तो जाहिर है उस पर नून लीगी भी बड़े वो हुए कि यार मतलब ये चेक करें ना, देखो तो मतलब ये देखें हमारे ख़िलाफ़ हो रहा है यार। लेकिन नून लीगियों को भी ये समझना होगा कि कोई दूसरी जमात जो है उनके लिए बैसाखी या सीढ़ी नहीं बनेगी, उनको जो कुछ करना होगा वो खुद ही करना होगा। बदकिस्मती यही है कि नून लीग की जो स्ट्रीट पावर है वो नहीं है, अगर है लेकिन उस तरह की नहीं। हाँ उस तरह की नहीं है ये तो, क्योंकि आइडियोलॉजिकल उस तरह से नहीं है। फिर ये कि पॉलिटिकल फर्वर और आइडियोलॉजिकल जोशो खरोश में ज़मीन आसमान का फ़र्क। हाँ ये तो है। फिर ये कि मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब खींच रहे होते हैं कि आओ और शहबाज शरीफ साहब कह रहे होते हैं जाओ, तो वो लेकिन एक चीज़ ये भी है ना, अब देखिए ये जो एक मेरे ख्याल शरकपुरी साहब का एक बयान आया था, ठीक है, वो डिफेक्ट कर गया। एक जो मेरा ख्याल है कि कॉन्सिक्वेंस है अब बिकॉज हमेशा ये बात होती है ना जी, शहबाज शरीफ का बयानिया अलग है और नवाज शरीफ का बयानिया अलग है, ठीक है, वो बात अब क्या आपका ख्याल है कि अब वो कवर अप ही हो गई है क्योंकि अब शहबाज शरीफ को ही अंदर ढक दिया है। हाँ, तो अगर बयानिया था भी सही तो उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ ना गया। हाँ ये बयानिया अंदर चला गया है ना यार, तो क्या करें फिर, वक्फा ले लें फिर, मेरे ख्याल इसी बात पर वक्फा ले लेते हैं जी। वेलकम बैक। और अब थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं और थोड़ी दुनिया की खबरें भी सुन लेते हैं। पिछले 3-4 दिनों से यकीनन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच एक मिनी जंग चल रही है। आर्टिलरी का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है और अब ये भी कहा जा रहा है कि जंगी तैयारे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आर्मीनिया ने अभी एक दावा किया है कि तुर्की के एक F-16 जो अज़रबैजान की सरजमीन से फ्लाई हुआ था, उसने एक आर्मीनियन जेट को भी गिरा दिया है। ज़ाहिर तुर्की कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लड़ाई है वो एक खित्ते के ऊपर हो रही है जिसका नाम है नगोर्नो काराबाख। अब ये थोड़ा सा एक पेचीदा मसला है क्योंकि ये एक खुद मुख्तार एरिया है, रियासत नहीं है, इसको दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता और इसमें आर्मीनियन रहते हैं, लेकिन है ये बिल्कुल अज़रबैजान के बीच में। अच्छा, अब ये कैसे हुआ, ये भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो ये सदियों पुरानी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर करता हूँ। ये है तो अज़रबैजान के एरिया में। अज़रबैजान आपको पता है ज़्यादा तुर्किक हैं और मेजॉरिटी मुस्लिम है। आर्मीनियन जो है वो ज़ाहिर है कि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस हैं। 1920 में अज़रबैजान ने कोशिश की कि हम नगोर्नो काराबाख वापस ले लें और जब वहाँ पर जंग चल रही थी तो पीछे से कौन आया, रूस, और रूस ने पूरे अज़रबैजान पे कब्जा कर लिया। तो आर्मीनियन बड़े खुश हुए कि यार अब तो ये हमें खित्ता वापस मिल जाएगा। अगले साल लेकिन रूस ने आर्मीनिया पर भी कब्जा कर लिया और फिर सोचा कि अब क्या किया जाए। तो पहले तो वो नगोर्नो काराबाख का इलाका आर्मीनिया को देने वाले थे, लेकिन फिर स्टालिन भाई ने सोचा कि यार ये जो तुर्क बैठे हुए हैं, क्यों ना इनके साथ हम थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात करें, हो सकता है कि वो भी हमारी तरह कम्युनिस्ट हो जाएं, क्योंकि वो उस वक्त नजरियाती दौर था। ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो गया होता तो शायद वो नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया को ही दे देते।
बहरहाल यूएसएसआर का दौर था, तो ये जो जंग थी ये ख़त्म नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर एक लिड आ गई। लेकिन फिर 80 की दहाई में जब सोवियत यूनियन थोड़ा कमज़ोर होने लगा और पेरेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट शुरू हो गई, तो ये फड्डा दोबारा शुरू हो गया। नगोर्नो काराबाख वाले ये चाहते हैं कि वो आर्मीनिया के साथ जुड़ जाएं। ज़ाहिर है अज़रबाईजान इसकी इजाज़त नहीं देता। तो 1980s के एंड में वहाँ पर रायट शुरू हुई, आर्मीनियंस और अज़रबाईजानी जो वहाँ पर रहते थे उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, थोड़ी सी नस्लकुशी भी हुई हल्की फुल्की, और फिर कुछ सालों के बाद एक बाकायदा जंग शुरू हो गई अज़रबाईजान और आर्मीनिया के बीच। अब हालांकि अज़रबाईजान ज़्यादा बड़ा मुल्क है, तेल भी है, गैस भी है, पैसे भी ज़्यादा थे, वो नगोर्नो काराबाख में उसको शिकस्त का सामना पड़ा। और बल्कि ना सिर्फ नगोर्नो काराबाख पर लोकल्स ने कब्ज़ा कर लिया, बल्कि कुछ और अज़रबाईजान की तकरीबन 20% अज़रबाईजान आर्मीनिया के कब्जे में इस मजीद उस पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, अब अगर आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका इस सवाल का जवाब नगोर्नो काराबाख के नाम में ही है। नगोर्नो रूसी ज़बान में मतलब है पहाड़ी इलाका, और काराबाग मतलब काला बाग, मतलब काले फॉरेस्ट। तो आप समझे कि एक तरह से इसकी जो सरजमीन है वो आप तीरा वैली को भी सोच सकते हैं एक तरह से, कि पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, तो वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। और ये वो लोग हैं जो पिछले मेरा ख्याल है कि 1,500-2,000 सालों से जो भी आता है उसको हरा के ही वापस भेजते हैं। सो दिस वाज अ प्रॉब्लम। अब जो मसला चल रहा है, और अच्छा 1994 में ये जंग ख़त्म हुई और अज़रबाईजान इसमें हार गया था, लेकिन फिर भी स्मॉल स्केल झड़पें चलती रही हैं पिछले 2 दहाइयों से। इस जुलाई में थोड़ा सा टेम्परेचर रेज हुआ, कोई 17-20 लोग जाँ बहक हुए, अगेन आर्टिलरी यूज़, ड्रोन यूज़, और अब एतवार से बाकायदा एक हमला हुआ है अज़रबाईजान की तरफ से टुवर्ड्स नगोर्नो काराबाख। और आर्मीनिया लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें बैकफुट पे है, लेकिन जाहिर है कि अभी अज़रबाईजान ने अपनी ग्राउंड ट्रूप्स अंदर नहीं भेजी, क्योंकि उससे फिर तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक जियोपॉलिटिकल खिचड़ी पक गई है, क्योंकि तुर्की जो है वो अज़रबाईजान का नंबर 1 सपोर्टर है। कौम भी तकरीबन एक ही है, तुर्किक हैं दोनों, और इनकी ट्रेड लिंक्स बहुत भी हैं। इनफैक्ट जो अब ज़्यादा गैस जो आता है तुर्की वो अज़रबाईजान से आता है, रूस से कम आता है। अच्छा, रूस जो है वो है ज़्यादातर आर्मीनिया के कैंप में, और इनफैक्ट एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक थोड़ी सी आप समझे कि 2 नंबर किस्म की नेटो बनाई है रूस ने, तो उसका आर्मीनिया भी हिस्सा है। और उसमें एक शेक ये है कि अगर हमारे किसी भी एक मेंबर पर अटैक होता है, इसका मतलब है कि सारे मेंबर्स पर अटैक होता है। इसका ये मतलब अभी नहीं है कि रूस इसमें घुस जाएगा, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है। तुर्की ने लेकिन अपना पूरी जो कहते हैं ना कि असले की तिजोरी खोल दी है, और इनफैक्ट वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज की थी उसके ज़रा बताना। अगस्त में जो है अज़रबाईजान में तुर्क फ़ौज और अज़रबाईजानी फ़ौज के मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, और आर्मीनिया का ये कहना है कि उसमें तुर्की जो भारी असला लाया था मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे, वो उसने अज़रबाईजान में ही छोड़ दिया कि सर ये तो वो भी जो है वो इस्तेमाल हो जाए। अब मसला ये है कि अज़रबाईजान जो है वो तेल और गैस की जो पाइपलाइन है वो गुज़रती है वहाँ से वाया टर्की यूरोप। रशिया का इंटरेस्ट ये है कि उसकी गैस और तेल जो है यूरोप जो है उसका बड़ा ख़रीदार है। अगर ये मुतबादिल है, और वो भी नगोर्नो काराबाख के एरिए से ही गुजरेगा, अगर ये अज़रबाईजान के हक़ में सूरत हाल पलटती है तो रशिया का जो है एक माशी नुकसान भी हो सकता है, और उसकी जो इलाके जो एक बात बनी हुई है क्राइमिया को सर ये हमारा बैकयार्ड है, तो वो भी धचका हो सकता है। तो डेलिकेट सिचुएशन है। एंड में टर्की और रशिया को बैठ कर ही ये मसला हल करना पड़ेगा, अपने अपने छोटों को कंट्रोल करके। अच्छा, एक आखिरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग बहुत आसानी से कह देते हैं नहीं यार ये मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन एक फड्डा चल रहा है। ईरान की हिमायत ज़्यादा आर्मीनिया की तरफ है, क्योंकि वो तुर्की का पत्ता काटना चाहते हैं। ठीक है, यूएई
जहां उनको नजर आता है कि यार तुर्की की इसके साथ दोस्ती है, वो उसके दुश्मन के साथ दोस्ती कर लेते हैं। तो यूएई की भी रिलेशंस और हमारा भी वही सिस्टम है कि तुर्की का दोस्त है तो हमारा दोस्त है, तो हम अजरबैजान के साथ खड़े हुए हैं। एनीवे, अब इस पे बहुत और भी बात हो सकती है और शायद करेंगे अगले आने वाले दिनों में। अभी तो फौरन लड़ाई खत्म नहीं। अभी तो लंबी गेम है, वक्फा ले। वेलकम बैक। आज हम जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो हम सबसे जुड़ा हुआ है। जब हमारे भी बच्चे छोटे होते थे और हम कहीं शॉपिंग के लिए किसी मार्केट जाते थे तो सबसे बड़ा कंसर्न ये होता था कि हमारे बच्चे को टॉयलेट ना जाना पड़ जाए या आपकी वाइफ को ना जाना पड़ जाए, जिसकी वजह से या आपको जाना पड़ जाए। हाँ। नहीं, मर्दों के लिए तो आपको पता है वो एक अलग बात है, वो दीवारें जिंदाबाद। तो वो बड़ा मसला होता था और शॉपिंग का प्लान अधूरा रह जाता था। वक्त आगे चला, कुछ मॉल्स खुल गए और जिसमें पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ आनी शुरू हो गई, लेकिन शायद 5% से भी कम हमारी आबादी जो है उनको वो मॉल्स जाती है। बाकी वही मार्केट्स जाते हैं फैमिलीज़ को लेकर के और वही मसाइल हैं। पब्लिक टॉयलेट्स के प्रोजेक्ट्स कई शुरू हुए और फिर उन टॉयलेट्स का जो हाल होता था तो मेरे ख्याल में लोगों ने खुद ही जाना छोड़ दिया। एक और इनिशिएटिव अब शुरू हुआ है, सलमान सूफ़ी फाउंडेशन, उनके सरबराह सलमान सूफ़ी हमारे साथ हैं। इन्होंने कराची में इतवार के रोज़ पब्लिक टॉयलेट्स का इफ्तिताह किया है, जो कि ली मार्केट में, लियारी में, जहां होटल्स हैं, जहां बहुत मार्केट्स हैं, मगर कोई टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये टॉयलेट्स मैं ख़ुद भी गया, मैंने जाकर के देखे, बहुत ज़बरदस्त थे। इसके अलावा तारिक रोड जो कि बड़ी मशहूर कमर्शियल जगह है, वहाँ पर भी टॉयलेट्स बना रहे हैं। तो सलमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बैठे आप लाहौर में हैं और टॉयलेट्स आपने कराची से शुरू किए, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया टीम। ज़रा हटके, बेसिकली जिस तरह आपने बताया मुबशिर साहब कि ये एक बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक ज़रूरत है, जिसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया। अनफॉर्चुनेटली कभी इस पे काम नहीं किया गया, लेकिन ये हम सबको अफेक्ट करती है किसी ना किसी तरह। तो हमने जब इस पे काम करने का इरादा किया तो उसमें कराची, क्योंकि सबसे बड़ा शहर है, कराची में आबादी सबसे ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली कराची में हमारी रिसर्च के मुताबिक सबसे कम बाथरूम्स थे पाकिस्तान में। तो फिर फॉर्चुनेटली हमारा जो सिंध गवर्नमेंट ने और हार्पिक ने हमें जब ताउन किया तो हमने फिर ये रियलाइज़ किया कि हम कराची से इसी को स्टार्ट करें, क्योंकि हमें उसमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का कोऑपरेशन मिल रहा था। तो फिर कराची की 2 जगहों से हमने आइडेंटिफाई की, इसमें से लियारी एक एरिया है जो कि आपको पता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का शिकार रहा है। वहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी मैसर नहीं है। तो हमने ये सोचा कि हम बजाय कि किसी पॉश एरिया में जाएं, हम क्लिफ्टन या डिफेंस के एरिया में जाएं, तो हमने उसको फिर लियारी से स्टार्ट किया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 2 हमने वहाँ पे साफ बात पब्लिक टॉयलेट्स इंस्टॉल किए हैं, जिसमें 4 बाथरूम्स हैं एक कंटेनर में, और इन्होंने संडे से काम करना शुरू कर दिया। और हमारा नेक्स्ट गोल है कि हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को लाहौर नेक्स्ट वीक लेके जा रहे हैं और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में। अच्छा सलमान, देखो आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब हमेशा इस तरह के आइडियाज़ में मसला क्या आ जाता है कि आप सस्टेन कैसे करते हैं। जैसे अभी मुबशिर बोल रहा था कि पहले भी पब्लिक टॉयलेट्स खुलते हैं, लेकिन उनका जो हाल होता है वो आपने देख लिया है। पहले हफ्ते 2 हफ्ते तो सही होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गंद और गलाजत ही शुरू हो जाती है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? ये बिल्कुल, ये गंद और गलाजत इसीलिए रहती है क्योंकि जब भी पास में जितने प्रोजेक्ट्स हुए हैं वो हुए एक जिस तरह सर से उतारने वाली बात कि जी आप यहाँ पे टॉयलेट बना दें और वो आवाम खुद ही टेक केयर कर दें, उसको छोड़ दें। तो वो ऑब्वियसली वो वहां पे जब इंसान टॉयलेट यूज करता है तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको साफ किए बगैर रखा जा सके। हमारा कॉन्सेप्ट इसीलिए डिफरेंट है, हमने इसका नाम भी साफ बात इसीलिए रखा है क्योंकि ये हर वक्त साफ होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रोफेशनल टीम्स को हायर किया है जो कि वहां पे ऑल आवर्स ऑफ ऑपरेशन में डिप्यूट होती हैं। और आप जब एक शख्स या एक औरत वहां पे बाथरूम यूज करती है तो उसके बाद उसकी क्लीनिंग से पहले नेक्स्ट बंदे को जाने की इजाजत नहीं होती। तो हम एक कॉन्सेप्ट बेसिकली, ये एक टॉयलेट के अलावा एक पैगाम है
ये कॉन्सेप्ट है जो हम पाकिस्तान के लोगों को देना चाह रहे हैं कि हम सफाई निस्फ ईमान की गर्दान तो करते हैं, मस्जिदों में भी सुनते हैं, लेकिन मस्जिदों में बहुत ही गलीज तरीन टॉयलेट भी मौजूद होते हैं। तो हमारा गोल ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं कि ना सिर्फ टॉयलेट साफ हों, बल्कि जो इस्तेमाल करने आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाए कि सैनिटाइजेशन का असल मकसद क्या है, आप अब टॉयलेट को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। तो इसमें इंशाल्लाह ताला कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि टीम इसमें डेप्यूटेड है जो इसका हर वक्त ख्याल रखती है। ठीक है सलमान, हम यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे इस पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पब्लिक टॉयलेट्स के प्रोजेक्ट साफ बात के ऊपर जो सलमान सूफ़ी फाउंडेशन ने शुरू किया है। सलमान, जो मैंने भी वो देखे टॉयलेट्स और ख़ासे इम्प्रेसिव लगे। उसमें आपने रॉम्प भी बनाई है कि अगर डिसेबल्ड जाना चाहते हैं तो उनकी व्हील चेयर भी अंदर चली जाए, और जो अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। आपने कहा ये मेंटेन रहेंगी, लेकिन जब तक लोकल ओनरशिप नहीं होगी तो जाहिर है ये इन टॉयलेट्स का भी वो हाल ना हो, तो उसके लिए क्या लाए अमल है? बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। हमें बल्कि उसमें जब हमने लियारी का इंतखाब किया तो उसमें हमें टीथिंग इश्यूज थोड़े से आए, क्योंकि एक जिसे कहते हैं डिस्ट्रस्ट की फीलिंग थी उस एरिया के अंदर कि भाई शायद ये कोई एनक्रोचमेंट है, बल्कि हमें एनक्रोचर्स के साथ कुछ हमारा मुठभेड़ भी हुई कि हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोई माफिया था जिसने हमारे साथ प्रॉब्लम की। लेकिन उसके बाद फॉर्चुनेटली हमें ऐसे लोकल्स भी मिले वहाँ के मुकामी ओहदेदार जिन्होंने फिर इस टॉयलेट को ओनरशिप ली, और बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि हम इसकी उसी तरह टेक केयर करेंगे जिस तरह हम अपनी शॉप्स की करते हैं, क्योंकि ये हमारे फायदे की चीज है। तो इसमें हमने जो लेसन लर्न किया वो ये है कि अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसमें सबसे पहले हम जो लोकल वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे साथ होती है, लेकिन जो शॉपकीपर्स और मार्केट्स हैं उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे, ताकि वो भी इस चीज से कंफर्टेबल हों और वो इस चीज को समझें कि जिस तरह हमें लाहौर में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमने एक जगह पे लगाना है शादमान मार्केट में, और वहां पे औरतों की बहुत ज्यादा तादाद आती है जो जिनके पास कोई एक सिंगल वॉशरूम मौजूद नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी हमारी 4 गाड़ियों की जगह जो है पार्किंग की वो खत्म हो जाएगी, अब टॉयलेट लगा देंगे। तो इस मेंटालिटी के साथ हमें जो है ना वो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो लेकिन यू हैव टू टेक देम ऑन बोर्ड। तो हमारा अगला गोल यही है कि हम ऐसी जगहों पे लगाएं जहां पे हमें लोकल ओनरशिप मिल सके, ताकि जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, वो इसका फायदा उठा सकें। अच्छा सलमान, हमें एक बात बताएं, आपने बात की स्ट्रगल की, आपने बात की ओनरशिप की और कोऑपरेशन की, तो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मेरे लिए कि यहाँ पर 3 फरीक है। अगर हम पब्लिक को निकाल दें फिर तो 4 बनते हैं। एक तो आप हैं, आपकी फाउंडेशन, ठीक है, फिर है सिंध हुकूमत, और थर्ड है कॉर्पोरेट सेक्टर, इन दिस केस हार्पिक। तो जब आप जाके मतलब फॉरगिव माय टर्म अपनी माल बेचने जाते हैं या आइडिया बेचने जाते हैं, तो किस किस्म की कोऑपरेशन या रेजिस्टेंस मिलती है खासतौर पे कॉर्पोरेट्स की तरफ से? कॉर्पोरेट वी वर एक्चुअली ज़रा सा वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब दिस वाज वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट्स कि जो मैं करना चाह रहा था, इस पे मैं 1 साल से काम कर रहा था, क्योंकि बहुत ही डिस्पिकेबल हालत है इस वक्त। पाकिस्तान 5 उन ममालिक में से है कि जहाँ ओपन डेफिकेशन होती है, और आप अगर होटलों के रोस्टर उठा के देखें ना, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेमिनार्स हुए हैं कि भाई सैनिटेशन को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन किसी एक खुदा के बंदे ने उन जो मिलियंस ऑफ रुपीस होटल को देते हैं वो सेमिनार करने के लिए, उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ मनी लगाया कि भाई पब्लिक टॉयलेट बना दो। तो हमने जब इस पे बेड़ा उठाया तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हापिक के जो आरबी के जो कंट्री मैनेजर हैं, ही इज आल्सो वेरी वेरी, अकबर साहब इज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ट्राइब। उन्होंने हमें बहुत इसमें सपोर्ट की और उसमें हमें इमीडिएटली ही प्रॉमिस्ड फंडिंग एंड ही केम थ्रू विद इट। तो अब हमारा गोल यही है, जो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत इंसुलेशन है। वो उनकी जो एक माइंडसेट वो मार्केटिंग पे जब चलता है, लेकिन हार्पिक ने जिस तरह स्टेप लिया है तो बाकियों को भी लेना चाहिए कि भाई मार्केटिंग अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप CSR के पैसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जहां लोगों को वाकई फायदा हो, तो आपके ब्रांड को भी जो है वो रिकग्निशन अच्छी मिलेगी, बजाय कि बिल बोर्ड के ऊपर आप मिलियंस ऑफ रुपीस लगा दें। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बड़ा अच्छा कॉपरेशन मिला। सिंध गवर्नमेंट ने परमिट्स फौरन इशू कर दिए, तो इसलिए वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे दोनों ये काम बड़ी अच्छी तरीके से।
चलिए, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये फ्री है। हाँ। ये फ्री नहीं है, आपको मेरे ख्याल है कि 20 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ये भी लाजमी है क्योंकि फ्री जो चीज़ होती है उसकी फिर हम कदर भी नहीं करते, और ये भी फ्रैंक बात है, किसी भी चीज़ को देख लें। बहरहाल तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।